Hi guys, welcome to your own channel Rapid Physics. This is the second video of the series where we are providing you with all the important formulas and a rapid revision to all your subjects necessary for CSIR NET 2023 and all the best wishes for your exam on 8th of June 2023. सो वेलकम विद क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको चेक करना है कि किसी भी बेसिस में दो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, उसके लिए हम ये इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे। और अगर आई और जे दोनों बराबर नहीं है, यानी अगर ये दो डिफरेंट वेव फंक्शन है, अगर ये वैल्यू जीरो आती है देन दीज टू वेव फंक्शन आर ऑर्थोगोनल। और अगर आई जे के बराबर है तब ये वैल्यू वन के बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि वो वेव फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कम्यूटेटिव ब्रैकेट। कम्यूटेटिव ब्रैकेट को कैसे डिफाइन करते हैं? इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है और ये होता है ए बी माइनस बी ए। अगर आप कम्यूटेटिव ब्रैकेट निकालो ए का और उसको किसके साथ निकालो, किसी भी ए के फंक्शन के साथ, तो वो हमेशा जीरो के बराबर आएगा। एक्स पी एक्स का कम्यूटेटिव ब्रैकेट होता है आई एच कट। ए बी कम्यूटेटिव ब्रैकेट विद सी इज इक्वल टू ए, पहले बाहर आ जाएगा, हम कम्यूटेटिव ब्रैकेट निकालेंगे बी सी का, प्लस ए सी का कम्यूटेटिव ब्रैकेट साथ में मल्टीप्लाई करेंगे बी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑर्डर, कि आप इसको किस ऑर्डर के अंदर ले रहे हो। अगर पहले ए है तो आप यहाँ पे ए को पहले मल्टीप्लाई करोगे, अगर बाद में बी है तो उस तरीके से बी को बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा। और अगर दो हमारे फंक्शंस का कम्यूटेटिव ब्रैकेट जीरो के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों फंक्शंस कम्यूट करते हैं और इनकी मेजरमेंट्स हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। यानी अगर इन दोनों को एक साथ मेजर किया गया किसी वेव फंक्शन के लिए तो इनकी वैल्यूज एक्यूरेट आएंगी। नेक्स्ट, अगर आपने कैलकुलेट करना है किसी भी वेव फंक्शन के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी, और अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है बिटवीन टू लिमिट्स L1 एंड L2, उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन L1 L2 f of x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx। ये नीचे जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसे हम बोलते हैं उस वेव फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और ये फंक्शन f of x क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर आप इसे साई के फॉर्म में लिखना चाहो तो वो होगा साई स्टार x इंटू साई ऑफ x। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर जी ऑफ एक्स कोई भी ऑपरेटर है जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इसकी इंटेग्रल ले लोगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और उसे डिवाइड कर दोगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के साथ। इसे कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी होता है जहां पर आप समेशन ले लोगे प्रोडक्ट टर्म्स का, कौन सी आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट का उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी जो भी इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज होंगी उनको उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उन सबको क्या कर देना है, ऐड, तो वो इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर ही होगा। नेक्स्ट, अगर आपको कैलकुलेट करनी है किसी भी क्वांटिटी के अंदर अनसर्टेनिटी, तो वो किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी होता है जो काफी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो किसके बराबर होता है? कैट ऑफ फाई इनटू ब्रा ऑफ फाई। इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज हमेशा या तो जीरो रहेंगी या वन रहेंगी। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में दे रखा है और अगर आपको कैलकुलेट करना है उसका टाइम डिपेंडेंट फॉर्म, तो आप क्या करोगे? आप उस फंक्शन को पहले टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन ले लोगे और उसे मल्टीप्लाई करोगे विद एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आइटा ई एन टी बाय एच कट, जहां पे ई होगा एनर्जी आइगन वैल्यू। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी आ सकती है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और ये बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ साई स्क्वायर इंटू वी। वी यहाँ वेलोसिटी है और इसे कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है जो है एच कट डिवाइडेड बाय 2 आइटा एम साई स्टार इंटू डी फाई बाई डी एक्स माइनस फाई डी फाई स्टार बाय डी एक्स। अब ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, अगर आप कोई भी रियल वेव फंक्शन लो, यानी कोई ऐसा वेव फंक्शन जिसमें आइटा ना हो, उसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होती है। अब नेक्स्ट हम कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंशियल देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है पोटेंशियल बैरियर, जहां पर पोटेंशियल एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू से पहले जीरो है और फिर उसमें सडन इंक्रीज हो जाता है और उसकी वैल्यू क्या है? वी नॉट। और हम मानते हैं कि कोई पार्टिकल इस रीजन से, जीरो पोटेंशियल रीजन से यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और उस पार्टिकल की एनर्जी ई है। इसमें दो केसेस बन सकते हैं, एक जब ई एनर्जी की वैल्यू आपकी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो, दूसरा केस जब एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से कम हो। जब एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है तो दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो हो सकता है पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर जाए या हो सकता है पार्टिकल ट्रांसमिट कर जाए। तो दोनों की कैलकुलेट करने प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी होगी 4k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 होल स्क्वायर, जहां k1 है अंडर रूट ऑफ 2me अपॉन एच कट स्क्वायर और k2 है अंडर रूट ऑफ 2me माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर।
सेकंड केस है जब एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से कम है, तब भी बिकॉज ये क्वांटम मैकेनिक्स है तो इसमें फाइनाइट चांसेस हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से टनल कर जाए। और अगर ये पार्टिकल टनल कर जाता है तो ये सेकंड रीजन जहां पर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर इसका वेव फंक्शन क्या होगा, वो होगा c इंटू ई रेस टू पावर माइनस गामा एक्स, जहां पे गामा की वैल्यू होगी 2m डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई होल का अंडर रूट। अब जो सेकंड काइंड ऑफ पोटेंशियल है जो काफी फेमस है और जिसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, वो है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। पार्टिकल इन 1D बॉक्स कैसा पोटेंशियल है, जो 0 से लेकर a तक एक्सटेंड करता है और ये पोटेंशियल की हाइट कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, यानी इसमें कोई भी टनलिंग के चांसेस नहीं है, पार्टिकल सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही कन्फाइंड है। उस केस में आपका वेव फंक्शन है अंडर रूट 2 बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए, जहां एन कोई भी वैल्यूज ले सकता है, E इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ma स्क्वायर। ये है आपकी पार्टिकल इन द बॉक्स की एनर्जी। और अगर आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो वो होगा प्लस माइनस एन पाई एच कट डिवाइडेड बाय ए। ये फॉर्मूलाज आप सबको याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स। सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स कैसा है कि वो पोटेंशियल एक्चुअल में ओरिजिन के दोनों साइड सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी वो माइनस a/2 से लेकर प्लस a/2 तक एक्सटेंड हो रहा है। उस केस में एनर्जी की वैल्यू तो सेम रहेगी जैसे हमने पिछले केस में किया, बट वेव फंक्शन की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर n ऑड है तो उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 2 बाय ए कॉस एन पाई एक्स बाय ए। अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 2 बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए। सेकेंड केस है फाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। अब पिछले केसेस में हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करा था, बट यहाँ पर पोटेंशियल कुछ v नॉट वैल्यूज तक ही है और ये एक्सटेंड हो रहा है माइनस a/2 से प्लस a/2 तक। ओके, तो इस केस में दो तरीके के सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, एक इवन काइंड ऑफ सोल्यूशन और एक ऑड काइंड ऑफ सोल्यूशंस। इवन सोल्यूशंस को मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है और ऑड सोल्यूशंस को मैंने ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट किया है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा, आपको इस तरीके का पोटेंशियल दे दिया जाएगा, आपको a की वैल्यू v नॉट की वैल्यू मेंशन की जाएगी और आपको बताना होगा कि इस लिमिट में कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कितने इवन या फिर कितने ऑड सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप कैलकुलेट करोगे r की वैल्यू। r स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2m v नॉट डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द बॉक्स का स्क्वायर। यहाँ पे अब जैसे बॉक्स की विड्थ क्या है माइनस a/2 से प्लस a/2 तक है, यानी इसकी विड्थ क्या है टोटल a, तो a/2 का स्क्वायर कर देना आपको यहाँ पे। फिर r स्क्वायर से आप उसको r में कन्वर्ट कर लोगे और आप चेक करोगे कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ में लाई कर रही है, यानी वो पाई/2 से पाई के बीच में है, पाई से 3π/2 के बीच में है, 3π/2 से 2π तक है। आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी r की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में आ जाती है, यानी वो इस रीजन में आ सकती है, तो आप उसके पहले के कर्व्स काउंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, दो रेड कर्व्स आ रहे हैं और एक ग्रीन कर्व, यानी इस केस में दो इवन सॉल्यूशंस और एक ऑड सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में आपको बस इतना ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। नेक्स्ट काइंड ऑफ पोटेंशियल है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल्टा साई स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, n + 1/2 इंटू एच कट ओमेगा। ओमेगा इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। और अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको वेव फंक्शन लिखना है तो वो होगा m ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई एच कट होल पावर 1/4 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल hn अल्फा x इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ h हर्माइट पॉलिनोमियल है और अल्फा की वैल्यू अंडर रूट m ओमेगा बाय एच कट है। नेक्स्ट अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने को आ जाती है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x 0 रहेगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी 0 होगी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होगी h कट डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा इंटू 2n + 1 और p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी h कट m ओमेगा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2n + 1। n डिपेंड करता है कि आप कौन सा एनर्जी लेवल ले रहे हो। और ये भी है कि अगर आप x की किसी भी ऑड पावर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, यानी x की अगर कोई भी ऑड पावर की या p की किसी भी ऑड पावर की अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो वो दोनों हमेशा 0 ही आएंगी। ठीक है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास दो तरीके के ऑपरेटर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पहला होगा लोअरिंग ऑपरेटर, दूसरा होगा राइजिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर को हम शो करते हैं ए से और रेजिंग ऑपरेटर को शो करते हैं ए डेगर से। ये कैसे एक्ट करता है, किसी भी आपके आइगन स्टेट पर, जैसे ए एक्टिंग ऑन आइगन स्टेट n विल बी इक्वल टू अंडर रूट n आइगन स्टेट n-1। ए डेगर एक्ट करेगा n आइगन स्टेट पर, वो देगा अंडर रूट ऑफ n+1 आइगन स्टेट n+1। और एक और तरीके का ऑपरेटर होता है n, ये नंबर ऑपरेटर है, किसी भी आइगन स्टेट पर एक्ट करेगा n, तो इसकी आइगन वैल्यू n ही होगी इंटू आइगन स्टेट n। अब आपको कुछ कम्यूटेटिव ब्रैकेट्स भी याद होने चाहिए इन केस आपको कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है इनके बेसिस पर ही। तो ए डेगर का कम्यूटेटिव ब्रैकेट होगा 1, ए डेगर ए का कम्यूटेटिव ब्रैकेट -1, नेचुरली ये दोनों एंटी कम्यूट करते हैं, एंड ए का कम्यूटेटिव ब्रैकेट होगा -a एंड ए डेगर का कम्यूटेटिव ब्रैकेट होगा ए डेगर।
ए डैगर इंटू ए हमेशा बराबर आएगा एन के, ए इंटू ए डैगर होगा 1 प्लस एन, एन यहाँ पे नंबर ऑपरेटर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, Lx, Ly और Lz। अब कॉम्यूटेशन करें हम तो Lx इंटू Ly की कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट आएगी आइटा h कट Lz, Ly Lz की आएगी आइटा h कट Lx, Lz Lx की आएगी आइटा h कट Ly, यानी ये एक क्लॉकवाइज नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट निकाले L स्क्वायर की इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ तो वो बराबर आएगी 0, यानी L स्क्वायर और एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपस में कम्यूट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट चाहिए इन तीनों कंपोनेंट्स की आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू Lz की क्या होगी? सबसे पहले इसका आइगन वेक्टर होगा फाई, जो बराबर होगा 1/√2 पाई ई रेज टू पावर आइटा m फाई। अब Lz की आइगन वैल्यू क्या होगी? mh कट, ठीक है। Lz की आइगन वैल्यू होगी mh कट। अब Lx Ly की डायरेक्टली आइगन वैल्यू निकालना इज नॉट पॉसिबल, तो हमने 2 ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस किए, एक L प्लस एक L माइनस, इनको लेडर ऑपरेटर्स भी बोला जाता है, ठीक है। L प्लस है Lx प्लस आइटा Ly और L माइनस है Lx माइनस आइटा Ly। L प्लस और L माइनस की कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट होगी 2h कट Lz। अब L प्लस को अगर हम किसी भी आइगन स्टेट पे लगाएं जैसे कि L m पर, तो वो हमें क्या वैल्यू देगा? √L इंटू L प्लस 1 माइनस m इंटू m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई h कट, और ये स्टेट को क्या कर देगा? रेस कर देगा, ठीक है। L m स्टेट बदल जाएगी L m प्लस 1 स्टेट में। वैसे ही लेडर ऑपरेटर L नेगेटिव स्टेट को लोअर कर देगा m माइनस 1 स्टेट में, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? L इंटू L प्लस 1 माइनस m इंटू m माइनस 1। अगर आप L प्लस और L माइनस ऑपरेटर्स का मल्टीपल लेते हो तो वो आएगा L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर प्लस h कट LZ। L माइनस L प्लस विल बी इक्वल टू L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर माइनस h कट LZ। नेक्स्ट है हमारे पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। पॉलीस्पिन मैट्रिसेस काफी फेमस हैं, सबको पता है। इनको डिनोट किया जाता है बाय सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। इनकी वैल्यूज मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ लिखी हुई है, श्योरली आप इनको याद करके ही जाना है पेपर में। और ये पॉलीस्पिन मैट्रिसेस आगे स्पिन मैट्रिसेस से कैसे रिलेटेड है, और बाय h कट बाय 2 से, यानी h कट बाय 2 को अगर सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपको देगा एस एक्स मैट्रिक्स। अब पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो इनकी आइगन वैल्यू या तो प्लस या -1 ही होगी। इनका ट्रेस क्या होता है? इनकी डायगोनल जो एलिमेंट्स है उनका सम, वो किसके बराबर होगा? हमेशा 0 के बराबर। और इनका डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर आएगा 1 के। ये मैट्रिसेस हर्मिशियन होते हैं, हर्मिशियन यानी इनकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगी। फर्दर इनका कॉम्यूटेशन कैसे होता है? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कॉम्यूटेशन होगा 2 आइटा सिग्मा जेड। एंड लेट मी टेल यू, ये भी इस तरीके का सर्कुलर फॉर्म ही फॉलो करते हैं। और अगर आपको इनकी हेल्प से आइगन वैल्यूज निकालनी है स्पिन मैट्रिसेस की, तो उनकी आइगन वैल्यूज सेम होती हैं, और वो होती हैं h कट बाय 2 और माइनस h कट बाय 2। अब जैसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, हमने स्पिन मैट्रिसेस भी देखी, वैसे ही अगर आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आ जाता है J, जो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? L वेक्टर प्लस S वेक्टर के। अगर आपको J की आइगन वैल्यू निकालनी है तो वो होगी, जैसे J स्क्वायर की हमने सिग्निफाई कर रखी है, J स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगी J इंटू J प्लस 1 इंटू h कट स्क्वायर। अगर आपको J की निकालनी है तो आप इसका अंडर रूट कर दोगे। वैसे ही JZ की अगर निकालनी है तो वो होगी MJ इंटू h कट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम क्या है? एक प्रोटॉन है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। अब नेचुरली सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। वो क्या है? mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू dv बाई डी आर एट r इज इक्वल टू r नॉट, यानी जिस वैल्यू पर ये ऑर्बिट कर रहा है, जिस रेडियस की वैल्यू पर ये ऑर्बिट कर रहा है। नेक्स्ट आपको इसकी आइगन स्टेट पता होनी चाहिए। आइगन स्टेट के अंदर एक फंक्शन r का होगा और एक फंक्शन होगा थीटा और फाई का। अब हाइड्रोजन एटम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पे, और वो भी किसकी? रेडियल फॉर्म की नॉर्मलाइजेशन। रेडियल फॉर्म की नॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू 1। अब इस चीज को नोट करना, यहाँ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी की गई है, बल्कि हम बाकी अगर कोई भी वेक्टर लेते हैं तो उसमें नॉर्मलाइज करने के लिए हम इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं, पर ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है तो हम यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी लेंगे। अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी भी एक स्टेट के लिए, वो होगा n स्क्वायर इंटू ए नॉट। अगर r स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो वो होगी 3a नॉट स्क्वायर। 1 अपॉन r की निकालनी है, इसमें मैंने जनरल केस लिखा है किसी भी n की वैल्यू के लिए, तो वो होगा 1 अपॉन n स्क्वायर a नॉट। और एक चीज आप नोट करोगे कि 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r कभी भी 1 अपॉन r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर नहीं होती है। ये दोनों वैल्यूज कभी बराबर नहीं होती है, तो कभी चीज ये मिस मत कर देना अगर इसके रिलेटेड कोई MCQ आता है। दूसरा आपको याद होना चाहिए इनके वेव फंक्शंस, पर्टिकुलरली इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम के लिए होगा 1 अपॉन पाई a नॉट स्क्वायर
का अंडर रूट यानी पावर 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय ए नॉट। ये है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, और यानी ये है हाइड्रोजन एटम्स के लिए। और अगर आपको हाइड्रोजन लाइक एटम्स करने हैं यानी ऐसे एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो पर एटॉमिक नंबर कुछ और भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे Z³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये होगा फॉर हाइड्रोजन लाइक्स। अब नेक्स्ट हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंशियल जो नॉर्मली हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिए हैं उनके वेव फंक्शंस और उनकी एनर्जी आइगन स्टेट्स देख लेते हैं। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर फरवरी के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। आपको डायरेक्ट एक पोटेंशियल दिया हुआ था और अगर आपको उसकी वेव फंक्शन बतानी थी, यानी ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। तो अगर इनफाइनाइट स्फेरिकल पोटेंशियल है यानी वो एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर 0 है, उसके बाद वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी पार्टिकल एक स्फीयर के अंदर कन्फाइंड है, उस केस में वेव फंक्शन क्या होगा, उस रेडियस के अंदर 1/√2πa sin kr/r। यहाँ k की वैल्यू है √2me/h² या फिर n π/a। a वो रेडियस है जहां तक ये पोटेंशियल एक्सटेंड हो रहा है, और इस केस में एनर्जी आइगन वैल्यू होगी n² π² डिवाइडेड बाय 2ma²। नेक्स्ट काइंड ऑफ पोटेंशियल है रिजिड रोटेटर। इसमें क्या है, इसमें फाई की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, थीटा और आर कांस्टेंट रह रहे हैं। इस केस में वेव फंक्शन होगा 1/√2πe⁻m⁵ और एनर्जी आइगन वैल्यू होगी n²h² डिवाइडेड बाय 2ma²। एन यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, और m यहाँ पे उस पार्टिकल का मास है जिसके लिए हम ये वेव फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल प्लेन। इसके अंदर r फिक्स्ड है, थीटा और फाई चेंज हो सकते हैं। उस केस में एनर्जी आइगन वैल्यू होगी L² डिवाइडेड बाय 2 यहाँ ये I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ma², और L एज सच अपनी आइगन वैल्यू ही लेगा L × L+1h², और इसका वेव फंक्शन जैसे आपने हाइड्रोजन एटम में किया था Lm ही होगा। नेक्स्ट है आपकी फेमस पर्टर्बेशन थ्योरी। नाउ इस वीडियो में मैं टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी पर ही स्टिक कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर से आते हैं और आपके पेपर में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपको इसी को रिवाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आएगी पर्टर्बेशन थ्योरी फॉर नॉन डिजेनरेट लेवल्स। इसके अंदर W आपकी पर्टर्बेशन है और लैम्डा बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो आपको एनर्जी की वैल्यू निकालनी होगी फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के लिए और सेकंड ऑर्डर करेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू और एनर्जी सेकंड ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी φn विद W इंटू φn। आपको इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है -∞ टू इन्फिनिटी में। वैसे ही आप सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वेव फंक्शन में भी आप फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ये वेव फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, और इस चीज को आप हमेशा याद रखोगे कि सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर ग्राउंड कोई भी आप पोटेंशियल का ग्राउंड स्टेट ले रहे हो तो उसकी सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमेशा नेगेटिव आएगी। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल। दूसरा केस लेना पड़ेगा हमें डीजेनरेट पर्टर्बेशन का, जहां पे एनर्जी लेवल्स डीजेनरेट हो, यानी मतलब एक से ज्यादा लेवल्स ऐसे हो जिनकी एनर्जी सेम हो। उस केस में आप सबसे पहले जो आपका H0 मैट्रिक्स है, यानी कोई H0 जो आपकी एनर्जी वैल्यू है जो अनपर्टर्ब्ड है, सबसे पहले आप इसको अपनी ही बेसिस के अंदर डायगोनलाइज करोगे और फिर उसके बाद W' मैट्रिक्स कैलकुलेट करोगे। वो किसके बराबर होगा, S इनवर्स WS, और फिर इस W' मैट्रिक्स को क्या कर दोगे, डायगोनलाइज कर दोगे। जो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअल में आपकी एनर्जी की करेक्शंस होंगी। नेक्स्ट है आपकी वीकेबी अप्रोक्सीमेशन। इसमें अगर स्मूथ पोटेंशियल है, यानी कैसा पोटेंशियल जो -∞ टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, उसमें pdx इंटेग्रल होगा n+1/2πh²। और अगर रिजिड पोटेंशियल है, यानी ऐसा जो एक साइड से रिजिड है, एक साइड से वो इन्फिनिटी तक जा रहा है और दूसरी साइड पे वो नॉर्मली एक्सटेंड हो रहा है, उस केस में pdx की वैल्यू, pdx की क्लोज इंटेग्रल होगा n+3/4πh²। और अगर वो दोनों साइड से रिजिड है, यानी कैसा पोटेंशियल आपने जैसे वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था, वो भी कैसा पोटेंशियल होगा, बोथ साइड रिजिड, उस केस में pdx इंटेग्रल होगा n+1πh²। यहाँ पे आप लिमिट्स लोगे, ये पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि वो पोटेंशियल किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक एक्सटेंड हो रहा है। यानी मान लो जैसे वो x1 से लेकर x2 पॉइंट तक एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी लास्ट चीज है रिलेटिव क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर आपको जो चीज याद रखने की जरूरत है वो है आपकी डिराक इक्वेशन। उसको मैंने मेंशन कर दिया है। साथ ही अल्फा मैट्रिसेस भी लिखे हैं, अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड। यहाँ जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड मैट्रिसेस हैं, ये आपकी पॉलीस्पिन मैट्रिसेस ही हैं। ये मैट्रिसेस 4x4 के ऑर्डर के होते हैं, और सिमिलरली मैंने बीटा मैट्रिस भी मेंशन किया है। So guys, thank you for watching this video. Hope to see you in the next video. Till then, best of luck for your CSIR NET 2023. Do study well. Happy learning.